तो आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पे। तो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ धमाकेदार ट्रिप और ट्रिक्स कि किस तरीके से आप बहुत भारी, हाँ जी, बहुत भारी अपने ही होम लोन पे ब्याज चुकाने से बच सकते हैं। जैसे कि हम सभी का एक सपना होता है कि हमें एक तो मकान अपना होना ही चाहिए, है ना? और वो मकान ऐसा नहीं होता है, वो मकान होता है अपने सपनों का घर, जिसमें हमारे इमोशंस, जज़्बात, इवन बहुत ज़्यादा हमारी कहते हैं ना गाढ़ी कमाई, जो हमने जीवन भर कमाई होती है, वो कमाई लग जाती है। और जो कमाई नहीं लगा पाते हैं, तो वो लोन ले लेते हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा दोगुना उन्हें ब्याज के रूप में अपने ही घर पे चुकाना पड़ता है ना? आप सबको पता तो होगा, और नहीं पता तो इस वीडियो के तहत आप जान जाएँगे कि किस तरीके से आप लोग होम लोन में जो रीपेमेंट के दौरान आपसे बहुत बड़ा अमाउंट लिया जाता है, उससे बच सकते हैं। तो बैंक का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो आपको होम लोन देने से ज़्यादा जो आपसे उन्हें इंटरेस्ट मिलता है उसमें होता है ना। बैंक को कोई फ़ायदा नहीं होता आपकी प्रॉपर्टी को गिरवी करना या ऑक्शन करना, है ना। गिरवी तो आप लोग अपनी प्रॉपर्टी करते हैं, ऑक्शन यानी कि नीलामी, है ना। नीलामी करने में बैंक का कोई भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि बैंक पूरा का पूरा जो चल रही है वो सिर्फ अपने ब्याज पे चल रही है ना। तो आप क्या सोचते हो कि चलो आज ये घर ले लेते हैं, जो भी, क्योंकि होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप बहुत अच्छे भी बैंक से लेंगे आज के समय में, तो 8.75% के ऊपर है। और वो भी डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। तो सिविल स्कोर उन्हीं लोगों का अच्छा हो सकता है जिन्होंने कहीं से भी किसी प्रकार का लोन लिया हो और उसका भुगतान टाइमली कर लिया, तो उनका सिविल स्कोर 700 एंड अबव होता है। इसलिए 700 एंड अबव को ही एक अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। जितना अच्छा सिविल स्कोर, उतने अच्छे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे घर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और कई लोग तो ये सोच रहे होंगे, अरे हमने तो कोई लोन नहीं लिया, तब मेरा सिविल स्कोर। तो हाँ, ऐसे लोगों का जो सिविल स्कोर होता है ना, वो नेगेटिव होता है, नो हिट होता है। तो इस केस में बैंक इनका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाई रखती है। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी कि कुछ टिप्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो होम लोन की टिप्स, होम लोन की ईएमआई को लेकर हैं परेशान, इस तरीके करें प्लान, जल्दी कर्जे से होगा छुटकारा। किस्त एवं एडवांस भुगतान करने से ईएमआई के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उस पर लगने वाले ब्याज को भी कम किया जा सकता है। साथ ही जो बची हुई किस्तें की रकम है उसे भी कम किया जा सकता है। तो ये जो ट्रिक है ना, यानी कि जो ट्रिप है, ये इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि जो भी आप लोगों का ईएमआई है ना, जो भी आपको ईएमआई चुकाना है उसमें कुछ अमाउंट आप एडवांस कर लीजिए। जैसे हर महीने हम कुछ ना कुछ तो बचत करते हैं, तो सपोज डैट हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अगर उसमें डाल के, हमें क्या घटाना चाहिए, हमेशा अपना टेन्योर घटाना चाहिए, है ना। जब भी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम जो भी पैसा डाउन पेमेंट उनको देते हैं, और होम लोन में जो डाउन पेमेंट होती है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, चाहे आप बैंक में कराएं चाहे एनबीएफसी में कराएं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कोई भी डाउन पेमेंट करने में कोई भी बैंक आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं ले सकता है, ठीक है। तो जब भी आप अपना ईएमआई जमा कर रहे हैं, तो कोशिश करें जो सेविंग है वो एक्स्ट्रा, जब भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, अपना रीपेमेंट कर रहे हैं अपने लोन को कम कराने के लिए, तो ईएमआई ना घटवा के बल्कि हमें टेन्योर को कम कराना चाहिए। क्योंकि जितने लंबे समय का आप लोन लेते हैं, उतना ही ज़्यादा, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको दिखता है कि अभी मुझे ईएमआई पे करनी है, तो उस हिसाब से आप लोग क्या करते हैं, टेन्योर बढ़ा देते हैं। टेन्योर मतलब 20 साल का लोन ले सकते थे, तो ज़्यादा ईएमआई आ रही है तो हम 30 साल का लोन ले रहे हैं। ज़्यादातर लोग 25 से 30 साल का ही लोन लेते हैं। और अगर किसी ने सपोज डैट मान लेते 50 लाख का लोन लिया है ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा उसके तहत 1 करोड़ से ऊपर आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी सही लगती है और चैनल पसंद है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है कि उसका अपना आशियाना हो, क्योंकि अपने घर का सुख ही अलग होता है। ये बात तो आप लोग भी मानेंगे। लेकिन घर की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि अगर पूरे पैसों का भुगतान एक बार में किया जाए, तो
लोगों की कमर ही टूट जाएगी। इसलिए लोग ईएमआई यानी कि किस्तों में भुगतान करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि जस्ट बिकॉज़ हमारा बजट नहीं है, क्योंकि हम लोग एक अलग बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे हमें विरासत में ऐसी चीज़ें बनी मिली तो नहीं है ना? और जो विरासत है उसको हम लोग सेल करके तो ये नहीं चाहेंगे ना कि अपने सपनों का महल खड़ा करें। तो ज़्यादातर क्योंकि सब सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे हैं, तो सबको चाहिए कि उनका अपना घर हो। लेकिन वही है कि अगर कोई चाहे भी आज के समय में जिस तरीके की महंगाई है और चाहे कि वो एक बार में ही पूरा भुगतान कर ले, तो अगर 2 बीएचके घर भी अगर आप आउटर साइड में लेने जाएंगे ना, तो 50 लाख से ज़्यादा का आपका बजट लग जाएगा। तो चलिए जानते हैं दूसरी बात। ईएमआई की सुविधा से लोगों पर एक साथ आर्थिक भार नहीं पड़ता है तथा वो कई फेज में कर्ज के पैसों को चुका सकते हैं। लेकिन ईएमआई की रकम को उस पर बढ़ाते ब्याज भी कम कभी कभी सरदर्द बन जाते हैं। तब लोग सोचते हैं इससे कैसे जल्द से छुटकारा पाया जाए। कुछ तरीके हैं जिससे ईएमआई की रकम के साथ साथ उसकी अवधि को भी कम किया जा सकता है। जैसे कि कुछ हिंट्स तो मैंने आपको दे ही दी, आगे और भी इसको बताऊंगी, क्योंकि लोगों को लगता तो है जब लोन ले रहे होते हैं और उसके एवज में उनको घर मिल रहा होता है तो बहुत खुशी होती है। और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी होता है कि अगर सपोज डैट हमने आज 50 लाख का घर खरीदा है तो वो आने वाले 20-30 साल बाद वो 1 करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा। लेकिन कभी शायद ही किसी का इस बात पे ध्यान जाता होगा कि जो 50 लाख का बैंक से कर्जा लिया है उसके ऊपर जो वो ब्याज देने वाले हैं और प्रिंसिपल और ईएमआई दोनों मिला के, है ना, जो मैंने कहा 8.75% अबव चल रहा है, तो उसके हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर आपको पैसा चुकाना पड़ता है। तो जो घर की कीमत आने वाले समय में होने वाली, यानी कि नेक्स्ट 20-30 साल में होने वाली है, उस कीमत को तो आपने पहले से ही बांध लिया है ना। तो अगर ये आपका पहला मकान है और ये सिर्फ एक इच्छा है कि हमारा अपना, क्योंकि हर किसी का अपना घर होना चाहिए, तो कोई कीमत बड़ी नहीं होती घर की सुविधाओं के लिए, सिक्योरिटी के लिए, है ना। और अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट प्लान है तो बहुत ही गलत प्लान है। प्री पेमेंट से होगा लाभ। सबसे बड़ी बात है कि प्री पेमेंट से होगा लाभ। किस्तों का एडवांस भुगतान करने से ईएमआई के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उस पर लगने वाले ब्याज को भी कम किया जा सकता है। साथ ही जो बची हुई रकम है उसमें भी कमी आएगी। एडवांस भुगतान के जारी जो कर्ज अदा करने का टर्म है उसे भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा एडवांस भुगतान करके ईएमआई बाउंस और उस पर लगने वाले चार्जेस से भी बचा जा सकता है। कुल मिलाकर प्री पेमेंट से कई तरह के झटकों से खुद को हम बचा सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी टाइप का लोन ले रहे हैं, ये सिर्फ होम लोन को लेके नहीं है, ये आप किसी भी, चाहे आप कार लोन ले रहे हो, चाहे आप पर्सनल लोन ले रहे हो, कंज्यूमर लोन ले रहे हो, कमर्शियल लोन ले रहे हो, लैब ले रहे हो, किसी टाइप का भी आप लोन लेते हैं, तो उसमें अगर आप एडवांस भुगतान कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी जो ईएमआई डेट है वो 5 तारीख की है और बैंक 12 बजे ही हिट कर देता है, जिसकी वजह से आपको एक काफ़ी बड़ा अमाउंट भुगतान के रूप में, पेनल्टी के रूप में चुकाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। फिक्सर ईएमआई से ज़्यादा करें भुगतान। अगर आमदनी ठीक है और आर्थिक स्थिति इस बात की अनुमति देती है कि किस्तों से ज़्यादा रकम का भुगतान किया जा सकता है, तो ये विकल्प अपना सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला ये कि जो लोन पर ब्याज है उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ किस्त जमा करने की समय सीमा में भी कटौती होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि लोन लेने से पहले भुगतान करने का तमाम विकल्प को अच्छे से समझ लें और अपनी सुविधा अनुसार विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा और भी तरीके हैं, तो बिल्कुल जो अपना ईएमआई हम दे रहे हैं क्यों ना उसमें थोड़ा और बढ़ोतरी कर लें। इससे क्या होगा, जो हमें लंबे समय तक इस लोन को चुकाना था वो अवधि भी कम होगी। मैंने पहले भी बोला कि ईएमआई कम कराने से बेहतर है कि आप उस लोन की चलने वाली लंबी अवधि को कम कराएं, ना कि ईएमआई कम कराएं, है ना। क्योंकि एक समय तक आपकी आदत हो जाती है कि हम इतना ईएमआई आराम से कर सकते हैं। और साथ ही
अगर आपकी व्यवस्था बन पाती है और आप इतने सक्षम हैं कि और एडिशनल उसमें पैसा दे सके तो देते रहिए, जिससे कि जल्दी आपका लोन चुकता हो जाएगा। फिर अन्य जगहों से मिले पैसों से भुगतान कर सकते हैं। अगर किसी स्रोत से एक साथ मोटी रकम हाथ में आ रही है तो इसका इस्तेमाल लोन के भुगतान के लिए किया जा सकता है। ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे अपने सर के कर्जे को बोझ जल्दी से हटा सकते हैं। अगर पैसे की आमदनी कहीं से हो रही हो, आर्थिक हालात इस बात की इजाज़त दे रहे हो, तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जो लोग कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हैं वो भी, और साथ में जो बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं वो भी, क्योंकि लिए उनको एकदम से बहुत अच्छी रकम कहीं ना कहीं मुनाफे के तौर पे हासिल होती है। और जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है वो सोच रहे हैं हमें कैसे हासिल होती है। तो हर साल आपका अप्रेजल भी होता है, और जिसके इंसेंटिव्स नहीं होते उनको हर साल बोनस आता है। तो जो बोनस बजाय आप अपने और शौक पूरे करने में लगाते हैं, उसको आप कर सकते हैं भुगतान अपने लोन में, जिससे कि आपकी ईएमआई कम हो सकती है। साथ ही जो सेल्स की टीम है या किसी भी प्रकार के ऐसे प्रोफेशन में है जो काम कर रहे हैं जिनको इंसेंटिव मिलता है, तो वो कोशिश करें अपने इंसेंटिव के 50% भाग को अपने लोन में डालें, जिससे कि जहाँ पे उनको 1 करोड़ और अबव 50 लाख के लोन पे भुगतान करना था, वो अमाउंट उससे कम हो जाए। तो अगर आपको मेरी जानकारी बेहतर लगती है, अच्छी लगती है, तो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके, जो आपके बैंकर्स कभी भी आपको नहीं बताएंगे। और मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी इंडस्ट्री की ट्रेनिंग मैनेजर हूँ। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और जिस भी प्रकार का आप लोन लीजिए उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लीजिए। हर पहलू पे ध्यान दीजिए कि कितने समय तक जा रहा है, उस पे लगने वाले प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है, लॉगिन फ़ीस क्या है, और भी जो अलग अलग तरीके से जो आपको सेल्स टीम एक्सप्लॉइट करती है। क्योंकि बैंक कोई आपसे अलग से पैसे नहीं लेता। बैंक जो भी पैसे लेता है वो आपके सैंक्शन लेटर पे मेंशन्ड होता है। उसके ऊपर कोई पैसे ले रहा है तो वो सुविधा शुल्क के नाम पे अपनी खुद की जेब भर रहा है। तो चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और अपना लोन जल्दी से जल्दी चुकता करने की कोशिश करिए कुछ इन तकनीकों के साथ। तो बाय बाय, ऑल।